वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉरेस्टर का रिजल्ट 8 जनवरी 2022 को पब्लिश हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है जो ये 332 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो जिन्होंने इनको राइटली अटैम्प्ट किया है और जिन्होंने इनको रॉन्गली अटैम्प्ट किया है तो उनको कैसे बेनिफिट हुआ है और किसको लॉस हुआ इन क्वेश्चंस को डिलीट करने के बाद। जैसा कि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है उसको एक नंबर यहाँ पर बोनस प्रोवाइड किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था वो 18 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था और टोटल क्वेश्चंस जो आए थे 18 शिफ्ट में 1800 थे। और रिजल्ट आने के बाद आयोग ने बताया है कि उन्होंने 332 क्वेश्चन आउट ऑफ 1800 डिलीट कर दिए हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो एवरेज क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं जो एक शिफ्ट में वो लगभग 332/18 अप्रॉक्सीमेटली 18 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक शिफ्ट में 18 क्वेश्चन ही डिलीट हुए हों, किसी में 20 भी हो सकते हैं, किसी में 16 भी हो सकते हैं, किसी में 18 भी हो सकते हैं। तो अब जो 18 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, किन स्टूडेंट्स को इसमें फ़ायदा हुआ है, किन को नुकसान हुआ है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन्होंने ये 18 क्वेश्चन राइटली अटैम्प्ट किए, और सेकंड जो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने इन क्वेश्चन को रॉन्ग अटैम्प्ट किया, और तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने इन क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ दिया। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ इन 18 क्वेश्चंस के डिलीट होने के बाद। जिन स्टूडेंट्स ने इन 18 क्वेश्चंस को रॉन्ग अटैम्प्ट किए या इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट किए, उनके कुछ नेगेटिव मार्क्स होने चाहिए थे। जिन्होंने इनको ब्लैंक छोड़ा उनको क्या फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने इनको राइट अटैम्प्ट किया उनको क्या फ़ायदा हुआ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनको हुआ है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनको रॉन्गली अटैम्प्ट किया। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग से बच गए और उनको प्लस बोनस मार्क्स मिल गए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रहे, और सेकंड में बेनिफिट में वो रहे जिन्होंने इन क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ दिया, और तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने इनको राइट अटैम्प्ट किया, क्योंकि इन्होंने जितने ही राइट अटैम्प्ट किए थे उतने ही मार्क्स इनको आफ्टर बोनस भी मिले। तो इनको ना फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो राइट अटैम्प्ट करने वालों को यहाँ पर ना फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज गलत हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, जहाँ पर को बोनस मार्क्स दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को डिलीट करने के बाद। लेकिन फॉरेस्टर के एग्जाम में ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं हर एक शिफ्ट में, और इन 18 क्वेश्चन को डिलीट करने के बाद इनके मार्क्स सबको प्रोवाइड किए गए हैं। तो कैसे उन स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है जिन्होंने इन क्वेश्चन को राइटली अटैम्प्ट किया था। आयोग का कहना है कि जो 18 क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे ये या तो आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन। तो रॉन्ग क्वेश्चन तो चलो ठीक है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है उसको डिलीट किया जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे रहे हैं वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस कह करके क्वेश्चन को डिलीट करने में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो राइट अटैम्प्ट करने वालों का नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान कैसे हुआ है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी, और आउट ऑफ 18 8 क्वेश्चंस ए स्टूडेंट ने सही अटैम्प्ट किए और 10 क्वेश्चन उसने रॉन्गली अटैम्प्ट किए। तो 10 क्वेश्चन जो उसने रॉन्गली अटैम्प्ट किए उसके -2.5 मार्क्स उसके डिडक्ट होने चाहिए थे। तो उसका ऑन एन एवरेज जो यहाँ पर को मार्क्स मिलते आउट ऑफ 18 वो 18 -2.5 मार्क्स मिलते। इट मीन्स 5.5 मार्क्स उसे यहाँ पर गेन होते। अब वैसे ही सपोज एक स्टूडेंट बी है जिसने आउट ऑफ 18 10 क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट किए और 8 क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटैम्प्ट किए। तो 8 क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट करने पर उसे -2 मार्क्स नेगेटिव होते, और उसके जो एवरेज मार्क्स बनते यहाँ से वो बनते 10 - 8 मार्क्स। अब ए और बी के फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 18 कितना डिफरेंस यहाँ पर आता, तो ये डिफरेंस होता 2.5 मार्क्स का। और जहाँ पर सिलेक्शन या रिजेक्शन 0.1 मार्क्स 0.2 मार्क्स से हो वहाँ पर 2.5 मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं। लेकिन आयोग ने क्या किया, इन 18 क्वेश्चंस को डिलीट करने के बाद जो ये डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए था ए और बी में, उनके नॉलेज के बेस्ड पर जिन्होंने इसको राइटली अटैम्प्ट किया उनको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, जिन्होंने इनको रॉन्ग अटैम्प्ट किया उसको कम मार्क्स मिलने चाहिए थे, और जिन्होंने ब्लैंक छोड़ा तो उनको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन आयोग ने किया जो कि होता है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम से हटाया जाएगा तो उसके मार्क्स जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे एग्जाम में उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आयोग ने ए को भी 18 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए इन 18 डिलीटेड क्वेश्चंस के, और बी को भी 18 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए डिलीटेड क्वेश्चन के। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ये दोनों ही क्या है इक्वल लेवल पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनको राइटली अटैम्प्ट किया है उनको ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए था, और जिन्होंने इनको रॉन्गली अटैम्प्ट किया उनको यहाँ पर कम बेनिफिट होना चाहिए था या उनके मार्क्स कम आने चाहिए थे।
लेकिन आयोग ने उनको एक ही लेवल पे लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि दोनों को 18 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए। डिलीटेड क्वेश्चंस का क्या इम्पैक्ट होता है बोनस मार्क्स में, आप उसको इस वीडियो में देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक है और आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, आप 1048 से 1350 तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन डिलीट होने पर बताया है कि कैसे बोनस मार्क्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर। और सोचो जब 2 क्वेश्चन पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है तो 18 क्वेश्चन डिलीट होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पर यह है चयन आयोग का जवाब, और चयन आयोग का जवाब लगभग सभी को एक जैसा ही है, वो कॉपी पेस्ट करके जवाब दे रहे हैं। तो उनसे रॉ मार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने एक ही यहाँ पर आंसर दिया है कि लगभग 5 दिनों में, तो 5 दिन आप 1 वीक मान सकते हैं कि 1 वीक में रॉ मार्क्स जो भी हैं स्टूडेंट्स के और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और उनके आंसर्स, क्वेश्चन पेपर और रिवाइज जो आंसर की है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर फॉर्मूला जो आयोग यूज़ करता है डिफरेंट शिफ्ट्स में जब एग्जाम कंडक्ट होता है। तो अब नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज एक शिफ्ट का पेपर है, वो ईजी आया है। सिंपल से आप ईजी पेपर को कैसे कंक्लूड करेंगे? ईजी पेपर होने का मीनिंग है जिस शिफ्ट में स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और दूसरी शिफ्ट का पेपर, सपोज एक शिफ्ट है उसका पेपर टफ आया है, आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि इस शिफ्ट का पेपर टफ है? मीन्स इस शिफ्ट के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कम आए हैं। अब आयोग का काम क्या होता है नॉर्मलाइजेशन करने का? मेनली डिफरेंट शिफ्ट के पेपर का प्रश्न पत्रों में कठिनाई के स्तर को संतुलित करना। तो ये मेनली ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मलाइजेशन का, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स को एक लेवल पे लेकर के आना। तो आयोग को इजी और टफ लेवल के एग्जाम्स को एक एवरेज लेवल पे लेकर के आना है और आयोग इसे करता है नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस शिफ्ट का पेपर इजी था उस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स जो होंगे स्टूडेंट्स के वो हाई होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उन शिफ्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, वो एक एवरेज लेवल पे आ जाएंगे। और वैसे ही जिस शिफ्ट का पेपर टफ था उसके एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो इन दोनों शिफ्ट के पेपर को एक एवरेज लेवल पे लेकर के आना, ये नॉर्मलाइजेशन का काम होता है। और इस प्रोसेस को किया जाता है इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। और चाहे कोई पेपर 10 शिफ्ट में कंडक्ट हो या 20 शिफ्ट में कंडक्ट हो, 1000 शिफ्ट में कंडक्ट हो, सभी के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। ये एक प्रूवन मेथड है जिसका यूज़ एसएससी, गेट, मैट, कैट, एसबीआई, आईबीपीएस, ये सारे एग्ज़ाम्स करते हैं। और ये सब भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, जहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई पेपर कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कम मार्क्स लाने के बाद भी हो गया। तो वो स्टूडेंट्स जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो डेफिनेटली इस कैटेगरी में आ रहे होंगे जहाँ पर उनकी शिफ्ट का पेपर को ईजी डिटेक्ट किया गया होगा और उनके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम हो गए होंगे। और दूसरे जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कम नंबर ला करके भी हो गया, वो इस कैटेगरी में आ रहे होंगे और उनकी शिफ्ट का पेपर टफ डिटेक्ट किया गया होगा, जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो गए होंगे। नॉर्मलाइजेशन एक फेयर प्रोसेस है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इसको बहुत सारी बड़ी एजेंसी और बड़े एग्जामिनेशन, चाहे आईआईटीज़ हों, चाहे वो जेईई का एग्ज़ाम हो, आईआईटी हो, आईआईएम्स हो, इसका यूज़ करते हैं। और एक मैथमेटिकली प्रूवन मेथड है, तो इस पर सवाल उठाना बहुत टफ है। जो मेन कल्प्रिट है इस एग्ज़ाम्स का, वो है ये 18 क्वेश्चंस जो यहाँ पर डिलीट हुए हैं, क्योंकि इन 18 क्वेश्चंस की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा मेहनत की थी और उन क्वेश्चंस को राइटली अटैम्प्ट किया था और जिनको क्वेश्चंस आते थे, इन 18 क्वेश्चंस के लिए उन स्टूडेंट्स को सेम कैटेगरी में रखा गया जिन्होंने इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट किए। कुछ बच्चों ने ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग अटैम्प्ट किया और कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ दिए, जहाँ पर कोई इनका नॉलेज लेवल चेक ही नहीं हुआ। तो ये थी मेरी ओपिनियन इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपकी क्या ओपिनियन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो कीप इन टच विद ब्रोकन कोड्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।